हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जल मंडल से संबंधित रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरी सागर में अधिक लवणता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के वाष्प। उत्तरी सागर में अधिक लवणता उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जलाशय पिंडों में सबसे उच्च खारापन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉन झील। वॉन झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। यह झील तुर्की के वान और बिटलिस प्रांतों के पूर्व में स्थित है। यह झील आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है। कुछ महत्वपूर्ण उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र इस प्रकार है। टर्की की वान झील में 330 पर 1000 लवणता पाई जाती है। मृत सागर में 238 पर 1000 लवणता पाई जाती है और ग्रेट सॉल्ट झील में 220 पर 1000 लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लवणताओं में से कौन ग्रेट सॉल्ट लेक का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 220 प्रति 1000। अगला प्रश्न है, इजराइल में मृत सागर के पानी में तैराक कैसे तैर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहद मात्रा में नमक की उपस्थिति के कारण। मृत सागर के जल की लवणता लगभग 238 पर 1000 पाई जाने के कारण जल का घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक घनत्व के कारण तुलनात्मक रूप से अन्य सागरों की अपेक्षा मृत सागर में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उच्चतम लवणता भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दर्ज की गई है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में लवणता दक्षिणी गोलार्धों की तुलना में अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण समुद्र के जल में वर्षा के जल के मिश्रण के कारण लवणता की मात्रा कम हो जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता न मिलकर 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के निकट पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम तथा वाष्पीकरण अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों के सतही जल की औसत लवणता 34 पर 1000 तथा दक्षिणी गोलार्ध की 35 पर 1000 है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नमक का संयोजन समुद्री जल में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। सागर का अत्यंत सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समुद्री जल में प्रतिशत के आधार पर लवणता का अवरोही क्रम इस प्रकार है। सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाई 0.2%। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, स्थिर आनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए निम्नलिखित लवणों में सामान्यतः किसको लिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीन को। स्थिर आनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए सामान्यतः क्लोरीन को लिया जाता है। समुद्री जल में घुले हुए नमक प्रति किलोग्राम जल में नमक का ग्राम। क्लोरीन 18.97, सोडियम 10.47, सल्फेट 2.65, मैग्नीशियम 1.28, कैल्शियम 0.41, पोटेशियम 0.38, बाइकार्बोनेट 0.14, ब्रोमीन 0.06, बोरेट 0.02 और स्ट्रांटियम 0.01। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागर जल लवणों को उनके अनुपात के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CBAD। क्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद सल्फेट और सबसे अंत में मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस सागर में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। लाल समुद्र हिंद महासागर का भाग है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र या लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण महासागरों की लवणता इस प्रकार हैं। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35/1000। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36/1000 और हिंद महासागर की औसत लवणता 35/1000 है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कैसी रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घटती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता घटती है। ध्रुवों के पास हिम के पिघलने से प्राप्त जल की आपूर्ति के कारण लवणता में और अधिक कमी आ जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34/1000 पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35/1000 रहती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप वह घटकर उत्तरी गोलार्ध में 31/1000 हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 33/1000 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तटों पर लवणता का स्तर कैसा रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। तटों पर लवणता का स्तर घटता है। यद्यपि नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवणता पाई जाती है। बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। कृष्ण सागर में डैन्यूब,
नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता मात्र 18/1000 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण में मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। भूमध्य रेखा पर लवणता बढ़ती जाती है परंतु पुनः गहराई में जाने पर घटने लगती है। महासागरीय भागों में जल की ऊपरी सतह में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसके नीचे जाने पर लवणता में अंतर आता है। ऊपरी सतह की उच्चतम लवणता तथा निचले कम लवणता मंडल का अलगाव एक संक्रमण मंडल द्वारा होता है जिसे ताप प्रवणता मंडल कहते हैं। इस मंडल के ऊपर अधिक लवणता तथा नीचे अपेक्षाकृत कम लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों में लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है नदियों से मीठे पानी का अंतर्वाह, तीसरा है वायुमंडलीय दबाव और चौथा है वर्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवण की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। एक ही महासागर के विभिन्न भागों में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक कहते हैं। इन कारकों में वाष्पीकरण, नदियों से मीठे पानी का अंतर्वाह, वायुमंडलीय दबाव, वर्षण तथा सागरीय गतियां आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल सागर में। लाल सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सागरों की लवणता इस प्रकार है। सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश हैं। लाल सागर में 37 से 41/1000, फारस की खाड़ी में 37 से 38/1000, रूम सागर में 37 से 39/1000। सामान्य लवणता वाले प्रदेश कैरेबियन सागर में 35 से 36/1000, बास जलडब्रू मध्य में 35.5/1000 और कैलिफोर्निया की खाड़ी में 35.5/1000। सामान्य से कम लवणता वाले प्रदेश आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर और बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक लवणता इसमें पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल सागर में। अगला प्रश्न है, नीचे अभिकथन और कारण के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है जिससे बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। कारण है, सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करता है। अतः ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
15.2 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, ताप बजट के बारे में कौन सा सही है? पहला है, महासागर तापमान की आकाशीय और कालिक भिन्नताएं धाराओं द्वारा उष्मा के अंतरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण, वाष्पीकरण से होना, वाष्पीकरण से हानि इत्यादि के संकेतक हैं। दूसरा है, तापमान भिन्नताओं का आकार और स्वरूप जल निकाय में या उसमें बाहर निकलने वाले उष्मा प्रवाह की निव्वल दर पर निर्भर करता है। तीसरा है, बादल पृथ्वी से उत्सर्जित गर्मी को अवशोषित नहीं करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। महासागर तापमान की आकाशीय और कालिक भिन्नताएं धाराओं द्वारा उष्मा के अंतरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण तथा वाष्पीकरण से हानि इत्यादि के संकेतक हैं। महासागरीय जल के तापमान की सभी विशेषताएं उसके ऊष्मन और शीतलन की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तापमान भिन्नताओं का आकार और स्वरूप जल निकाय में या उससे बाहर निकलने वाली उष्मा प्रवाह की निव्वल दर पर निर्भर करता है। पृथ्वी से उत्सर्जित उष्मा को बादल अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। अगला प्रश्न है, समुद्री तटों में तापमान का स्थिरंतर कम क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र की अंतर्तली प्रभाव के कारण। समुद्री तटों में तापमान का स्थिरंतर समुद्र की अंतर्तली प्रभाव के कारण कम होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमांक कम होगा। यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो हिमांक कम होगा। सागरी जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं सागरी तल के भार के बीच का अनुपात सागरी लवणता कहलाता है। इसे प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है। इसी प्रकार सागरी जल का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा रहता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की तापीय गहराई के पार्श्व चित्र में अवस्थित थर्मोक्लाइन परत की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। महासागरीय जल की गहराई के साथ तापमान घटता है। यह महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य द्वारा।
महासागरीय जल का तापमान सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक सूर्यातप की मात्रा, समुद्र का आकार, सनातनी पवनें तथा महासागरीय धाराएं, अक्षांशों की रेखाएं, स्थल एवं जल का असमान वितरण है। जबकि समुद्र की ओर भूमि की ढलान महासागर के तापमान को प्रभावित नहीं करता है। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। सागर के सतह के जल का औसतन तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्र के जल के तापमान के घटने की सामान्य दर निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र की ओर भूमि का ढलान। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों के शब्दों के सही क्रम को चुनिए। डैश अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी और सी। निम्न अधिक और उच्च कम। अगला प्रश्न है, सागर के सतह जल का औसतन तापमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्र। समुद्री जल के घनत्व को तापमान, दबाव तथा लवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न कि क्षेत्र द्वारा। तापमान सागरीय जल के घनत्व का महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है। तापमान और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि तापमान घटने पर घनत्व बढ़ जाता है और तापमान अधिक होने पर घनत्व कम हो जाता है। दबाव और लवणता का घनत्व के साथ सीधा संबंध होता है, जिसके बढ़ने पर यह बढ़ता है तथा घटने पर घट जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। लवणता वह शब्द है जिसका प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। 24.7 पर 1000 की लवणता को खारे पानी को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। अगला प्रश्न है, छात्रों द्वारा लवणता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जल की लवणता महासागरों में एक समान है। दूसरा है, गहराई के साथ लवणता भी बढ़ती जाती है। तीसरा है, वाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है। छात्रों की समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए क्रम में सजाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी।
छात्रों की समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए क्रम इस प्रकार है। जल की लवणता महासागरों में एक समान है। गहराई के साथ लवणता भी बढ़ती जाती है और वाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। महासागरीय जल का संचलन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।